कैदू से याद आया मैं मैट्रिक में पढ़ता था। हमारे हेड मास्टर यूसुफ साहब बड़े ही भले आदमी थे। वो मैट्रिक के तालिब इल्मों को हर साल बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले रात को स्कूल की बिल्डिंग में मुफ्त पढ़ाया करते थे। हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम को एक हफ्ता रहता था। फरवरी की एक सर्द रात थी। रियाजी पढ़ाने के बाद छुट्टी से पहले मास्टर साहिब ने हमें खुद के लिखे हुए पंजाबी के चंद अशार सुनाए जिनमें हीर रांझा का तज़किरा भी था। शेर सुनाने के बाद सर ने ऐसे ही पूछ लिया, आप लोगों का कैदू के बारे में क्या ख्याल है। सर अपनी छड़ी से हर लड़के की तरफ इशारा करते। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर एक जुमले में कैदू के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करता और फिर बैठ जाता। कैदू बड़ा बेगैरत था जी। जारी है अलामत वावन। सर जी, वो भंग भी पीता था। मोहब्बत करने वालों का दुश्मन था सर जी। उसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए तो उसकी शादी नहीं हुई थी। अलामत वावन। सर समेत सब लड़के हंस पड़े। कोई लड़का भी कैदू को अच्छे करैक्टर का सर्टिफिकेट देने को तैयार ना था। ऐसे लनगड़े भनगी को कौन अपनी लड़की देता। जो कुछ उसने किया, मैं तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता। एक लड़का जारहाना अंदाज में बोला। शक्र है वह कैदू नहीं था। उसका गुस्सा देखकर लगता था अगर कैदू उस वक्त वहाँ होता तो मेरा क्लास फेलो ये कर भी गुजरता। मोहब्बत करने वालों का कातिल था। सीधी सी बात है सर जी। वो सैडी विलन था। मेरे साथ बैठे हुए लड़के ने कहा। सर ने अपनी छड़ी मेरी तरफ तान दी जैसे एक नाली शिकार पर तानी जाती है। मैं खड़ा हो गया। सर ने मुझे आंखों से बोलने का इशारा किया। सर जी, मेरे नज़दीक कैदू एक गैरतमंद शख्स था। क्लास के तमाम लड़कों ने गर्दन मोड़कर मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कुछ की आंखों में खून भी उतर आया था जैसे ये उनकी गैरत का मामला हो। मैंने घबरा कर सर जी की तरफ देखा जो मुझे संजीदगी से देख रहे थे। सर ने मुझे मुखातिब करके पूछा, बस या और भी कुछ कहना चाहते हो। नहीं सर जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने सीना चौड़ा करके जवाब दिया। सर ने फिर से अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं बोलूं। हीर कैदू के घर की इज्जत थी। कोई भी गैरतमंद आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक कामा नौकर मालिकों की बेटी से रंग रलियों मनाता फरे। हम में से अगर कोई भी कैदू की जगह होता तो वो वही करता जो कैदू साहब ने किया। कैदू मोहब्बत का दुश्मन नहीं, गैरत की अलामत है। मेरे बाजू पर जोर की ज़रब लगी थी। मैंने नीचे झुककर देखा तो सर जी की छड़ी मेरे आगे पड़ी हुई थी। मैंने नज़रें उठाई ही थी, हेड मास्टर यूसुफ साहब आंखों में अंगारे लिए मेरे सामने खड़े थे। इन्होंने एक ज़ोरदार तमांचा मेरे गाल पर रखते हुए कहा, वडा कैदू दा हिमायती। कोई इस वक्त मुझे जहर ला दे तो मैं वो भी खा लूं। संदस ने अपनी भूख की शिद्दत की आखिरी हद भी बयान कर दी थी। बिस्मा में कैंटीन से कुछ लेकर आती हूँ। निदा को ये हल ही सोचा था संदस का मुंह बंद करवाने के लिए। बिस्मा ने भी खामोशी से अपनी रजामंदी दे दी थी। मुझे नहीं खाना कैंटीन से कुछ भी। कितने कितने दिनों का बासी होता है। संदस किसी जिद्दी बच्चे की तरह भूली सूरत बनाकर मुझे कहने लगी, महरूज भाई, आपके होते हुए निदा कुछ लाते हुए अच्छी लगेगी। किया वो संदस का तनस था या सवाल उस वक्त मुझे कुछ समझ ना आई थी। आखिर क्या चाहती हो तुम? निदा ने बेजारी से पूछा। पास ही राहत बेकरी है, वहाँ चलते हैं ना, वहाँ से कुछ खा कर आते हैं। संदस ने दिल के इरादे जाहिर कर दिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नानी अंदर बीमार पड़ी हैं। हम उनकी तीमारदारी के लिए आए हैं और तुम्हें सैर सपाटे सूझ रहे हैं। बिस्मा का दूध की तरह सफ़ेद मुखड़ा उस वक्त टमाटर की तरह लाल हो गया था। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार ही बिस्मा को गुस्से में देखा है और वो उस दिन देखा था। राहत बेकरी से तुमने जो खाना है वो बता दो, यही मंगवा लेते हैं। निदा ने जल्दी से अपनी तजवीज़ पेश की थी जो कि बिस्मा को बिल्कुल भी पसंद ना आई। बिस्मा ने तैखी निगाह निदा पर डाली। ये ठीक है, संदस ने चटक्की बजाते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, साथ ही जो खाना था वो भी बोल दिया। मैं तो बर्गर खाऊंगी। अलामत वावन। मैं भी। निदा ने भी संदस की हम में हम मिला दी। बिस्मा ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं आज तक उसका वो देखना नहीं भूल सका जिसमें सवाल, माजरत, मजबूरी और सबसे बढ़कर मोहब्बत थी। तुम क्या खाओगी? मैंने भी उल्फत ही से पूछा। जो तुम खिलाओगे। बिस्मा ने बोलने में कंजूसी से काम लिया, मगर उसकी नज़रें उस दिन सफ़ेद थीं। इन्होंने जी भर कर मुझे देखा, मैं तो वो काम भी ना कर सका। मैं तो संदस ही से डरता रहा, मगर बिस्मा का डर ख़त्म हो चुका था। नबील के बकौल में तो मोहब्बत में भी नालायक ललो ही था। चलो चलो पैसे निकालो। संदस की आवाज़ ने बिस्मा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई।
निदा ने अपने पर्स में हाथ डाला ही था कि बिस्मा ने फिर से पूछ लिया, पैसे क्यों? संदस ने हैरानी से बिस्मा की तरफ देखा। महरूज भाई कौन सा अभी कमाते हैं? संदस ने रुक रुक कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, कमाते ना भी हूँ, तुम्हें बर्गर तो खिला ही सकते हैं। बिस्मा ने बड़े मान के साथ संदस को जवाब दिया। मैंने बिस्मा की आंखों में देखा, वो आंखों ही से बहुत कुछ बोल गई थी। मैं महरूज माजिद आज एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मगर सालों पहले ऐसा नहीं था। मेरी 22 साल की उम्र में इंतहाई सादगी के साथ शादी हुई थी। तब मेरा नया नया ही कॉलेज ख़त्म हुआ था। 2 छोटी बहनें हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और वो दोनों अपने घरों में खुश हैं। अब्बू का चंद साल पहले इंतकाल हो गया। अम्मी मेरे साथ रहती हैं। पहले हम ग्वालामंडी के छोटे से घर में 5 अफराद रहते थे और आज डिफेंस के बड़े से बंगले में भी 5 अफराद ही रहते हैं। अम्मी, मेरी बेगम और मेरे 2 जुड़वा बेटे जोदान और रेहान। जोदान का बिजनेस की तरफ रुझान था। वो हफीज सेंटर में हमारा कारोबार देखता है और रेहान पढ़ने में लायक है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं पढ़ कर थक गया था। मैंने स्टडी रूम की खिड़की खोली। रेहान के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं स्टडी रूम से निकला और रेहान के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैंने रेहान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाएं पापा। मैं कमरे में दाखिल हो गया। रेहान ने लैपटॉप से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा। किससे बात हो रही है? मैंने उसके पास बैठते हुए पूछा। मलाइका से, उसने लैपटॉप मेरे सामने करते हुए बताया। कैसे हैं अंकल? मलाइका ने रात 12 बजे के बाद भी गर्मजोशी ही दिखाई थी। मलाइका और रेहान यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो हैं और उन दोनों का ग्रुप भी एक ही है। इससे पहले मैं कुछ बोलता, मलाइका ने अगला सवाल पूछ लिया। अंकल आप सोए नहीं अभी तक? मैं अपने स्टडी रूम में था। आपकी स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? मलाइका ने हैरत से पूछा। प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। इससे पहले कि मलाइका आज फिर से मेरी कहानी के बारे में पूछती, मैंने वहाँ से उठना ही बेहतर समझा। मैं रेहान के कमरे से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ गया और अपनी कहानी का मसूदा लेकर फिर से बैठ गया।